हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हिंदी की होगी और हिंदी में बात करें टॉपिक की तो हमारा टॉपिक जो होगा वो आपका वाक्य होगा, मीन्स आपका सेंटेंस का हमारा आज का टॉपिक होगा। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ना, जो मेन हेडलाइन है आपकी वो क्या है, वाक्य। इसको देख लीजिए जरा एक बार। इसमें जो बोला गया है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, जिससे किसी का एक अर्थ निकल कर आता है। इसके 6 तत्व होते हैं, वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। वो कौन से होते हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये इसके 6 एलिमेंट होंगे, 6 इसके तत्व होते हैं। वाक्य के अगर अंग की हम बात करेंगे, वाक्य के अंग जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नंबर 1 आपका होगा उद्देश्य और नंबर 2 आपका होगा विधेय। जैसे उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे, उद्देश्य का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। और विधेय की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये प्रेडिकेट होगा। ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्ट होगा और ये आपका प्रेडिकेट होगा। तो नंबर 1 हम पॉइंट को देखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। इसमें ये बोला गया है, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। या आप लोग भली भांति जानते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वही कर्ता होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलेंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जरा इनको देख लीजिए एक बार। पहला आपके सामने उदाहरण दिया गया है, राम दौड़ता है। दूसरा, रमेश भागता है, रमा गाती है, मोहन सोता है। तो इसमें पहले वाले टेंस में अगर बात करेंगे, राम जो होगा वो क्या होगा, आपका उद्देश्य होगा ना। और पीछे दौड़ता है जो होगा वो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, विधेय होगा, मीन्स आपका प्रेडिकेट होगा। इसी प्रकार बात करेंगे रमेश की, तो रमेश जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आपका उद्देश्य। इसमें रमा उद्देश्य होगी और मोहन भी इसमें आपका ये उद्देश्य होगा। उद्देश्य का मीन्स सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मीन्स कर्ता होगा। बाकी जो आपका बचा, गाती है, सोता है और ये भागता है, ये सभी क्या है, आपके प्रेडिकेट होंगे। प्रेडिकेट का मीन्स आपके ये विधेय कहलाएंगे। ठीक है ना। इसमें राम, रमेश, रमा, मोहन सभी आपके उद्देश्य होंगे। दौड़ता है, भागता है, गाती है, सोता है, ये आपके विधेय होंगे। ठीक है ना। चलते हैं अगले दूसरे पॉइंट की तरफ, विधेय की तरफ। सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा, उसका नाम होगा विधेय, मीन्स प्रेडिकेट। परिभाषा देखेंगे इसकी, वाक्य के कर्ता को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। वाक्य में जो कर्ता होगा मीन्स जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी आपका पार्ट पीछे का जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। जैसे पहला आपके सामने उदाहरण दिया गया है, अनुराग खेलता है। तो अनुराग जो बात करें ये क्या हो जाएगा, आपका ये कर्ता हो जाएगा। कर्ता का मीन्स उद्देश्य हो जाएगा और पूरा जो आपका बचेगा ये आपका क्या कहलाएगा बेटा जी, ये आपका बन जाएगा विधेय। इसी प्रकार बात करेंगे आगे, महेश नाचता है। तो इसमें नाचता है ये क्या हो जाएगा आपका जी, ये आपका हो जाएगा विधेय। और महेश की बात करें तो महेश क्या हो जाएगा इसमें जी, उद्देश्य। ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया था ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और ये क्या हो जाएगा आपका विधेय। तो 2 पॉइंट थे हमारे, उद्देश्य और विधेय। आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गए होंगे। उद्देश्य का मीन्स सब्जेक्ट होगा, ओके। कर्ता को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य। और पीछे जितना भी पार्ट आपका बचेगा वो क्या कहलाया जाएगा, विधेय कहलाया जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला आपका पॉइंट है बेटा वाक्यांश या पदबंध। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। आप लोगों ने पढ़े होंगे, चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार।
कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। पदबंध को क्या बोलेंगे हम? वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने दिया गया है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो यहां से ये पूरा जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा पूरा? ये पूरा आपका वाक्यांश बोले इसको, या आप इसको पदबंध कह सकते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो ये पूरा सेंटेंस यहां तक जो होगा ये आपका पदबंध कहलाएगा। पदबंध की अगर आपसे बात करें तो पदबंध आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होगा संज्ञा पदबंध, ठीक है ना। नंबर 2 आपसे बात करें विशेषण पदबंध, और नंबर 3 आपसे बात करिए क्रिया पदबंध, और नंबर 4 आपसे बात करें क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, चलिए जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा नाउन फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण का मीन्स क्या होगा आपका? एडवर्ब फ्रेज। तो चौथा पॉइंट जो आपका हुआ वो क्या कहला जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध मीन्स एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया था वाक्यांश या पदबंध होगा कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। पदबंध जो होता है वो क्या कहलाता है? वाक्यांश मीन्स फ्रेज कहलाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, इसमें जो पूरा जो होगा ये आपका पदबंध कहलाएगा। पदबंध की बात करें आपसे तो पदबंध आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका संज्ञा पदबंध होगा, नंबर 2 आपका विशेषण पदबंध होगा, और नंबर 3 आपसे बात करें क्रिया पदबंध, और नंबर 4 आपसे बात करें क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे फर्स्ट आपका था नाउन फ्रेज, सेकंड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड आपका हो जाएगा वर्ब फ्रेज, और फोर्थ आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। इनको चलते हैं बारी बारी से देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नंबर 1 जो पॉइंट था आपका मित्रों वो क्या था आपका? संज्ञा पदबंध। इसमें क्या बोला गया इसको देख लीजिएगा। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, क्या बोला गया है? पदबंध जो भी होगा उसका अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो, मतलब और सभी शब्द उस पर निर्भर हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं आपके 4 ताकतवर मजदूर इस कार्य को कर पाए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। ये आपके 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए। तो जैसे आपकी परिभाषा जो आपसे बोलती है कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द, तो इसकी अगर बात करेंगे तो फ्रेज क्या होगा बेटा इसमें? तो फ्रेज जो होगा वो ये होगा आपका 4 ताकतवर मजदूर। और क्या बोला गया है? शीर्ष शब्द यदि क्या हो? संज्ञा हो, मीन्स आपका लास्ट शब्द जो हो आपका नाउन हो। तो मजदूर यहाँ पर क्या है? ये संज्ञा है ना। ओके, इसी प्रकार इस दूसरे वाले में बात करेंगे। इसमें पहले फ्रेज जो होगा अयोध्या के राजा दशरथ।
तो दशरथ शब्द जो होगा ये क्या होगा, इसमें संज्ञा होगा। इसी प्रकार बात करेंगे आसमान में उड़ता गुब्बारा, तो ये आपका पूरा फ्रेज बनेगा, मीन्स आपका पदबंध होगा। और लास्ट जो शब्द आपको दिया गया है ये क्या दिया गया है, गुब्बारा, ये संज्ञा है। ठीक है ना भाई। जैसे बात करें चार ताकतवर, तो चार ताकतवर कौन, तो यहाँ पे मजदूर जो आपको शब्द बोला गया जब तो मालूम पड़ेगी। चार ताकतवर हाथी है या चार ताकतवर व्यक्ति है, जो भी है, ठीक है ना। तो यही से बोला गया था कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पदों से पर आश्रित हो। यहाँ से तो पता चल रहा है कि कुछ ताकतवर कौन है, मजदूर। यहाँ पे अयोध्या के राजा कौन है, दशरथ। आसमान में उड़ता हुआ क्या है, गुब्बारा, ठीक है ना। ये भी तो बोल सकते हैं आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, आसमान में उड़ता पक्षी, ठीक है ना। तो अब जैसे पक्षी शब्द जो आएगा वो भी यहाँ पे संज्ञा होगा, समझ में आ रही है ना। तो ये आपका नंबर 1 पॉइंट था, संज्ञा पदबंध। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकंड जो पॉइंट होगा मित्रों, इसकी बात करें आगे, विशेषण पदबंध होगा। ये कौन सा होगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इसको देख लेते हैं एक बार। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि क्या हो, विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। इसमें अगर आप बात करेंगे फ्रेज की, तो अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी ये क्या हो जाएंगे आपके फ्रेज। और लास्ट जो शब्द बोला गया वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी, विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो और कोई भी एग्जाम्पल इसका आगे सामने लिख सकते हैं। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। चलिए आगे बात करें तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट कौन सा था हमारा, क्रिया पदबंध था, मीन्स वर्ब फ्रेज। इसकी जरा आप परिभाषा को देख लीजिएगा। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, मेन वर्ब जो होगी आपकी वो पहले आएगी। उसके बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध है। क्या बोला गया है, आपकी पहले क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया आपकी पहले आएगी, इसके बाद में अन्य क्रिया मिलकर एक आपकी क्या बनाएंगी, इकाई बनाएंगी। यही आपका क्या कहलाता है, क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे बात करें आप एग्जाम्पल की, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला जो उदाहरण आपको दिया गया है, मुझे राम छत से दिखाई दे रहा है। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप बात करेंगे क्रियाओं की, तो एक तो आपका दिखाई और ये दे रहा है। तो दिखाई जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है ना, मुख्य क्रिया होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मीन्स सहायक क्रिया हो जाएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है, अब दरवाजा खोला जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो खोला शब्द है आपका, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और बाकी जो पीछे का पूरा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया हो जाएगा। सुरेश नदी में डूब गया, सुरेश नदी में डूब गया। तो डूबना जो है ये क्या है आपका, ये मेन वर्ब है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। यही आपसे बोला गया था, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया आपकी पहले आएगी, बाकी अन्य क्रियाएं पीछे मिलकर आपकी एक यूनिटी बनाएंगी, इसी को आप क्रिया पदबंध बोलेंगे। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। एग्जाम्पल जो था, मुझे राम छत से दिखाई दे रहा है, अब दरवाजा खोला जा सकता है, सुरेश नदी में डूब गया। आप अपनी तरफ से और सारे भी एग्जाम्पल इसमें बना सकते हैं। इसमें दिखाई, खोला और डूब ये आपकी मुख्य क्रियाएं हैं, बाकी पीछे वाली आपकी सभी ये हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रियाएं हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों इसका
चौथा और अंतिम पॉइंट जो आपको दिया गया है क्रिया विशेषण पदबंध। इसकी अगर आप बात करेंगे तो जरा इसकी परिभाषा को भी देख लीजिएगा। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आएगा। मीन्स कहने का यह है क्रिया से पहले आएगा। ओके, इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष पर होता है। जो आपका एडवर्ब होगा वो आपका टॉप पर होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने थे, राम ने सांप को पीट पीट कर मारा। राम ने सांप को पीट पीट कर मारा। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए थे, इसमें देखते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब जैसे बात करें यहाँ पर पीट पीट का शब्द जो आपको दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा ये। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मुख्य क्रिया हो जाएगा, मेन वर्ब। इधर बात करें आधी रात तक, तो ये जो होगा आपका, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और ये जो होगा आपका प्रतीक्षा की, ये क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। तो हमारे 4 पॉइंट थे पदबंध के। संज्ञा पदबंध, इसके बाद हमें पढ़ा विशेषण पदबंध, इसके बाद में क्रिया पदबंध, और सबसे लास्ट में जो था आपका ये क्रिया विशेषण पदबंध था, ठीक है ना। आई होप आप लोगों के समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं चीजों आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे अगर आपको पॉइंट जो दिया गया है इसको देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित कितने भेद आपको दिए गए हैं, 8 भेद आपको दिए गए साहब, ठीक है ना। तो जिसमें 2 आपके सामने हैं। नंबर 1 आपका विधानवाचक, नंबर 2 आपका निषेधवाचक। विधानवाचक की बात करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वह आपके विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपके सामने दिया गया है उदाहरण, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो ये कैसे वाक्य हैं आपके, विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें निषेधवाचक की, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। आप लोगों ने ग्रामर में पढ़े होंगे, सिंपल टेंस जो होते हैं उसमें असर्टिव सेंटेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, और नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा होगा। तो इसमें जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, इसमें नेगेटिव शब्द आता है ना, जैसे तुम क्रिकेट मत खेलो, ठीक है ना। आगे दिया गया है तुम मत लिखो, तो ये भी आपको नेगेटिविटी को शो कर रहा है, ठीक है ना। वहां मत जाओ, ये मत पियो, क्रिकेट मत खेलो। इस टाइप से हम इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है ना। चल इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आपका विधानवाचक था, असर्टिव सेंटेंस था। एग्जाम्पल आपके सामने थे, मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। आगे दूसरा पॉइंट जो था निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस, मैंने खाना नहीं खाया है, तुम मत लिखो। आगे आप अपनी तरफ से इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। चलते हैं आगे तीसरे पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे आपको 3 पॉइंट और दिए गए हैं, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। सबसे पहले बात करेंगे आज्ञावाचक की, मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, ठीक है ना। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, ओके। दूसरा हमारा चौथे नंबर का प्रश्नवाचक, मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ मिलता है, पहचानने के लिए सबसे इजी होता है ये। राम तुम कहां से आ रहे हो। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो इनमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन मार्क पीछे लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको लगा हुआ पीछे दिखाई देगा,
और आप उसको प्रश्नवाचक आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नंबर 5 की बात करें, इच्छावाचक में इलेटिव सेंटेंस जो होंगे, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, किसी के लिए विश करना हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में कोई आपको परेशानी नहीं होगी पहचानने में, चाहे वो आपका इच्छा आज्ञावाचक हो या आपका प्रश्नवाचक हो या आपका इच्छावाचक हो, ठीक है ना। चलते अगले छठे पॉइंट की तरफ आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे आपको लास्ट के 3 सेंटेंस और दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं इनकी। सबसे पहला आपका सेंटेंस जो आपको दिया गया है संदेहवाचक, मीन्स इंडिकेटिंग डाउट सेंटेंस है। इसमें क्या चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, डाउट की कंडीशन आपके सामने बनी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, संदेह किया गया है, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, ठीक है ना, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। तो यहाँ भी श्योरिटी वाली बात नहीं है। दूसरा जो आगे एग्जाम्पल है 7वें नंबर का विस्मयवाचक, सबसे इजी होता है पहचानने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आपको जो पहचानना है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क देखना है सेंटेंस में, इसी से आपकी पहचान हो जाती है। बाकी सेंटेंस में या तो किसी खुशी की बात होगी या किसी दुख की बात होगी या किसी आश्चर्य की बात होती है। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, जैसे हम बोलते हैं ना ये व्हाट ए सीन, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है हाय उसके माता पिता दोनों ही चल पड़े। तो ये आपका आश्चर्य के सेंस में और ये आपका दुख के सेंस में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे लास्ट में आपके सामने है संकेतवाचक। संकेतवाचक का मीन्स कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। इसमें अगर आप परिश्रम करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे, मीन्स कहने का जो आपकी सफलता जो निर्भर है वो आपके परिश्रम के ऊपर है। अगला एग्जाम्पल है माताजी अभी आती तो अच्छा होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपके 8 प्रकार के सेंटेंस थे, आप लोगों ने भी पढ़े, इनको आप नोट कर लीजिए या आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो आए थे आपके सामने 8 प्रकार के आए थे। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 आपका होगा सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य, नंबर 2 आपका संयुक्त वाक्य और नंबर 3 जो होगा आपका वो आपका मिश्रित वाक्य होगा। आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं उसमें हिंदी अगर आपके एग्जाम में आती है तो हिंदी में एक क्वेश्चन आपको श्योर इस पॉइंट से मिलेगा आपको, ठीक है। या तो आपसे सिंपल टेंस का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, साधारण वाक्य का एग्जाम्पल आपको देगा, या संयुक्त वाक्य का देगा या मिश्रित वाक्य का देगा। इन तीनों पॉइंट में से 1 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा पूछा जाता है आपसे, प्रत्येक परीक्षा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं कंपटीशन का। तो आप इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसमें सिंपल तो इजी होता है, सिंपल को बच्चा पहचान लेता है, थोड़ा डाउट जो बनता है वो आपका मिश्रित में और संयुक्त में बनता है, उसमें भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने बात करेंगे साधारण वाक्य के बारे में। वह वाक्य जिनमें मात्र एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है। मीन्स कहने का यह है एक ही उसमें आपको उद्देश्य मिलेगा, एक ही आपको विधेय मिलेगा और एक ही मुख्य क्रिया होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे एक उद्देश्य होगा, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया।
जैसे मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है, तो इसमें आपका एक क्या है, उद्देश्य, और एक आपका विधेय। एक राजा था, इसमें क्या है आपका, एक उद्देश्य एक विधेय। रमा पत्र लिखती है, ठीक है ना, तो इसमें आपका एक उद्देश्य और एक विधेय और आपका मुख्य क्रिया है, ठीक है ना। तो सिंपल जो आपका सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य होगा, वो पहचानना काफी इजी रहता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे आपसे, आगे सेकंड जो पॉइंट है आपका, यह आपका संयुक्त वाक्य वाला है, ठीक है ना। तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा, या तो आपको दो सरल वाक्य मिलेंगे, ठीक है ना, दो सरल वाक्य किसी न किसी अव्यय के साथ में जुड़े हुए मिलेंगे, या एक सरल वाक्य होगा, एक आपका मिश्र वाक्य होगा, या फिर दोनों ही मिश्र होंगे, ठीक है ना। समझ लीजिए आप अच्छे से, या तो आपके दो सरल वाक्य होंगे, या एक सरल एक मिश्र होगा, या फिर दोनों ही मिश्र वाक्य होंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, इसी के एग्जाम्पल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसकी बात करें, जिस वाक्य में दो सरल वाक्य अथवा एक सरल एक मिश्र, जो मैंने अभी आपको बताया था, या तो दो सरल होंगे या एक सरल एक मिश्र, अथवा दो मिश्र वाक्य आपस में संयोजक अव्यय के साथ जुड़ा हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी जो आपको पहचान बेटा जो याद रखनी है, इसकी ये क्या है, पहचान जो आपको याद रखनी है, शब्दों के दो जो टेंस होंगे, दो वाक्यों के बीच में जो आपको अव्यय मिलेगा, वो आपको क्या क्या शब्द मिल सकते हैं, और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, ठीक है ना। यहां तक के शब्द जो थे, वैसे देखा जाए तो ये आपके सभी एंड के सेंस में आते हैं, ठीक है ना, अगर हम ऐसे कॉमनली देखें इनको। आगे इसलिए, परंतु, किंतु, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, ये आपके मान लीजिए बट के सेंस में आ रहे हैं। आप याद करने के तरीके से मान सकते हैं, या तो एंड के सेंस में हो या बट के सेंस में हो, जो शब्द बीच में दिए गए हो वो आपके संयुक्त वाक्य के होंगे। और क्या क्या होंगे, न, फिर कोई वाक्य मिलेगा, डॉट डॉट, फिर आपका न होगा, या, फिर डॉट डॉट आपका या मिलेगा, लेकिन, लेकिन हो, वह हो, पर हो, वरना, ठीक है ना। तो ये आपको पहचान याद रखनी है, ये आपको पहचान याद रखनी है। दो वाक्यों के बीच में अगर आपको इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो आप संयुक्त वाक्य पे टिक लगा सकते हैं, आपको एक नंबर पूरा दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे पॉइंट आपको दिया गया है, संयुक्त वाक्य लंबे और आपस में उलझे हुए होते हैं। चलिए अब इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। आगे आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो उसको आप नोट कर लीजिए। ये जो मैंने पहचान जो आपको बताई है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। पहचान आपको याद होंगी तो आप तुरंत सेकंड में आंसर बना सकते हैं। आपके सामने इसके एग्जाम्पल आ चुके हैं, देख लीजिए जरा गौर से इनको। पहला टेंस जो आपको दिया गया बेटा, मोहन नाचता है और सोहन लिखता है, तो आपके दो कैसे वाक्य हैं ये आपके पहला आपका सरल वाक्य बोला जाएगा, ये आपका सरल वाक्य है और ये भी आपका सरल वाक्य है। तो मैंने आपको यही तो बताया था, या तो दो सरल वाक्य हो या एक सरल एक मिश्र हो, या दोनों ही मिश्र हो, किसी न किसी अव्यय से जुड़े हों। तो किससे जुड़ा हुआ है ये, और से जुड़ा हुआ है। तो आप और शब्द देखेंगे तुरंत आप टिक लगा देंगे संयुक्त वाक्य पर, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो यहाँ भी आपको शब्द जो दिया गया वो क्या दिया गया है, और। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यहाँ पे क्या शब्द दिया गया आपको, पर शब्द दिया गया है। शेर घायल हुआ परंतु मारा नहीं गया, तो यहाँ पे शब्द आपको क्या मिला, परंतु। न एक काम पूरा हुआ न दूसरा, तो ये भी मैंने आपको लिखाया था, न डॉट 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 के बाद में न, तो एक आपका नाम यहाँ मिला और दूसरा डॉट डॉट जो था आपका वो आपको यहाँ मिल गया।
इसी प्रकार या था, या तो यह भरा आदमी है या वह। इसी प्रकार में आप पहचान लेंगे इनको, ठीक है ना। पहचानना काफी आसान है, बशर्ते आप लोग इनको याद रख सकते हैं कि कौन से शब्द आपको बीच में मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपका और शब्द दिया गया है, इसमें पर दिया गया है, यहाँ आपका परंतु शब्द दिया गया है, यहाँ न वाला है, ये या और या वाला है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं ना। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, या आप चाहे तो पूरे को नोट कर लीजिए। तीसरा जो पॉइंट था हमारा वो कौन सा था, मिश्रित वाक्य था ना। चलिए इसी को देखते हैं आगे, तीसरे वाले को। धीरे धीरे ही सही, हम फिलहाल वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, और लास्ट जो पॉइंट है हमारा उसको जरा गौर से देखेंगे। मिश्रित वाक्य वाला है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था नंबर 1 आपका साधारण वाक्य था, नंबर 2 आपका संयुक्त वाक्य था, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। तीसरा लास्ट पॉइंट आपका मिश्रित वाक्य। इसको देख लीजिए बेटा, इसकी डेफिनेशन एक बार क्या बोलती है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, मीन्स एक आपका मेन क्लॉज हो, प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पहचान की बात करें इसकी, सबसे मेन चीज क्या है इसमें, इसकी पहचान जो आप करेंगे वो कैसे करेंगे। इसमें शब्द जो आपको मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, क्योंकि, ताकि, के, जैसा के, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो ज्यादातर शब्द जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो जा से शुरू होते हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें अधिकतर शब्द जो आपको मिलेंगे वो जा से शुरू वाले मिलेंगे, ठीक है। मोटे तौर पर पहचान इसकी हम बना सकते हैं, बाकी आप इनको याद कर लीजिएगा। बेटा उदाहरण आपके सामने है, नंबर 1 देखेंगे आप, सामने आपके लिखा हुआ है, यह वही लड़का है जिसने मिठाई चुराई है। तो दो वाक्यों के बीच में शब्द जो आपको मिला वो क्या मिला है, जिसने। और जिसने शब्द देखते ही हम किस पर टिक लगा देंगे, मिश्रित वाक्य पे, ठीक है ना। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो था ना यदि तो वाला, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यदि, और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो, ठीक है ना। पहचान इसकी कर लेंगे आसानी से। तीसरे की बात करें, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द आपको दिया गया था, ये जो। तो जो शब्द आपको जिस वाक्य मिल जाएगा वो वाक्य आपका मिश्रित वाक्य कहलाएगा। नंबर 4 की अगर आपसे बात करें, इसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा पास करे। यहाँ पे आपको क्या शब्द मिला, ताकि। क्या मिल गया, ताकि शब्द आपको मिला, दूसरे नंबर पे था। 5वें की बात करेंगे, यद्यपि उसके पास धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यद्यपि ये तथापि वाला था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यद्यपि और तथापि ये दो शब्द आपको देखने के लिए मिले। अगर किसी भी वाक्य में इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये हमारी वाक्य की वीडियो थी। आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आई होप चीज आप लोगों को समझ में अच्छे से आई होंगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई तो दिल से लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जब तक हम अगली वीडियो लेके आएंगे, जब तक आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।